मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स या फीचर्स जो हैं वो टेंजिबल नहीं है, आप उसको पकड़ नहीं सकते। इस वजह से लोग अभी भी बहुत सीरियस नहीं है। नहीं, ब्रेकअप इज ऑल्सो सीरियस इवेंट। अब वो कितना सीरियस है, आप वाकई में इसलिए जा रहे हैं कि यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ अ मेंटल हेल्थ इशू, या दुनिया को बताने जा रहे हैं कि भाई मैं इतना सैड हूँ, इतनी मेरे साथ सदमा हुआ है कि देखो बिना मेंटल हेल्थ हेल्प लिए मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। मिडिल एज मैन पे बिल्कुल बात नहीं होती, क्योंकि वो ट्रैक्शन नहीं लाता। अगर आप मिडिल एज मैन की बात करेंगे तो उसके व्यूअर्स बहुत कम हैं, और जैसा आप जानते हैं कि बात उसी करी जाती है जो बिक रहा है, जिसके व्यूअर्स हैं। नमस्कार। कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, अपने आप से होती है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें कोई आवाज नहीं होती। जब आपसे कोई पूछता है क्या सब ठीक है, तो आदत से मजबूर हम कहते हैं हाँ सब ठीक है। पर क्या सच में सब ठीक है? इसका जवाब तो हमारे पास भी नहीं होता। हमारी भावनाएं, हमारे एहसास कहीं दबे रह जाते हैं। हमारे रिश्ते, हमारी उम्मीदें, हमारे टूटने बिखरने की कहानी सुनने वाला कोई नहीं होता। और इस तेज रफ्तार जिंदगी में हमारी मेंटल हेल्थ कहीं पीछे छूट जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तूफान के बीच भी हमारा हाथ थामे रहते हैं, हमें संभालते हैं, हमें खुद से हारने नहीं देते, हमें फिर से जीना सिखाते हैं। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ मौजूद है। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर सम्यक तिवारी का। लखनऊ से ही हैं जी। बहुत लंबा समय हो गया है आपको यहाँ पर। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लखनऊ। जी, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लखनऊ। बाकी से अर्बन सेंटर्स को छोड़ के आपने यहाँ चुना, तो इसकी क्या वजह रही? सब भाई मेरा शहर है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ यहाँ पे, और बचपन से शहर को देखा है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो अपार्ट फ्रॉम माय प्रैक्टिस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था कि प्रैक्टिस के साथ साथ एक ऐसी जगह रहा जाए जहाँ एक बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, इसलिए लखनऊ चुना। और ऐसा नहीं, लखनऊ के अलावा मैं बाहर जाता हूँ, हरदोई जाता हूँ, और कभी कभी मेंटल हेल्थ कैंप्स करता हूँ, गोंडा जाता हूँ। तो पेरिफेरीज में भी जाके मैं मेंटल हेल्थ से संबंधित रोगियों को देखता हूँ। बाकी अच्छा। मेरा बेस लखनऊ है। अच्छा, तो व्हाट मोटिवेटेड यू टू टर्न टू साइकियाट्री? सी, माय फादर हैज़ बीन अ साइकाइट्रिस्ट हिमसेल्फ, एंड वहाँ पे यहाँ लखनऊ में किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ के वो हेड थे। तो आई हैव ग्रोन अप सीइंग हिम enjoying the subject, enjoying his profession, so he has always been an inspiration for me. तो आपके गुरु और मोटिवेटर आपके बिल्कुल बिल्कुल पिताजी मेरे रहे हैं। पिताजी हैं, मेरे पिताजी। जी, बहुत अच्छी बात है। यू आर कंटिन्यूइंग द लेगेसी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। क्योंकि आपने कहा कि आप पेरिफेरीज में भी जाते हैं, काम करते हैं, तो आपके पास से अर्बन सेंटर्स में और आपके रूरल सेंटर्स में किस तरह के पेशेंट्स आते हैं? नहीं, ऐसा कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि डायग्नोसिस तो एक ही जैसी होती हैं। जो सेट ऑफ सिम्टम्स हैं, चाहे वो किसी पेशेंट में रूरल एरियाज में मिलें या अर्बन मिलें, तो बहुत विशेष कोई फ़र्क नहीं होता। बस ये होता है कि यहाँ पे थोड़ा व्यक्ति अवेयर है, उसके अंदर कंपैरेटिवली स्टिग्मा कम है, तो बहुत जल्दी अप्रोच करता है किसी भी साइकियाट्रिस्ट को। और वहाँ पे रूरल एरियाज़ में स्टिग्मा ज़्यादा है, और इस वजह से उनको बहुत देर लग जाती है किसी भी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट तक पहुँचने में। आपने स्टिग्मा की बात कही, तो आपको लगता है कि कुछ ऐसा सरकार को या आम जनता को करने की ज़रूरत है जिससे अर्बन या लोकल सेंटर्स में ये स्टिग्मा दूर हो? क्योंकि हम सब जैसे जाते हैं किसी साइकियाट्रिस्ट के पास, तो एक समाज की एक अलग तरह की नज़र हम पे पड़ती है और अलग तरह से लोग सोचते हैं कि यार ये साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है, इसके साथ कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा कुछ है। एज़ कम्पेयर टू दैट आपके बड़े शहरों में तो इट्स अ ट्रेंड। मुंबई में या बड़े बॉलीवुड के स्टार्स के बीच में दे डिस्कस कि कहाँ किस तरह का आपका थेरेपिस्ट है, आप साल भर में थेरेपिस्ट बदलते हो कि नहीं बदलते हो। इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रेंड। हाँ, बट यहाँ पर दे फील प्राउड ऑफ इट कि दे आर गोइंग फॉर अ सम काइंड ऑफ अ मेंटल हेल्थ टिप्स, और किसी एक्सपर्ट के पास जा रहे जी हैं। जी। और जैसे लोग योगा के लिए जाते हैं, तो हम जा रहे हैं किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास, एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ माय मेंटल हेल्थ। हाँ, और नई जनरेशन में भी मेंटल हेल्थ और इसको लेके अवेयरनेस तो खैर है ही है। बट व्हाट अबाउट द 40s एंड द 30s पीपल जो आज भी
अपनी मेंटल हेल्थ के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से थोड़ा-सा घबराते हैं? नहीं, नहीं, उनमें भी जागरूकता आ रही है। आप ऑब्वियसली सही बात है कि सोशल मीडिया में इतनी ज़्यादा बात है आजकल मेंटल हेल्थ को लेकर के, बी इट फेसबुक, बी इट इंस्टाग्राम, जो भी है सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, और ज़्यादातर ये जो यंग जेन ज़ीज़ हैं, ये ज़्यादा उसको देखते हैं और उसको ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं, तो इनके अंदर तो अवेयरनेस है। हुँ, हुँ। लेकिन अब मिडल एज में भी काफ़ी कुछ अवेयरनेस आ गई है, तो जी। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई अवेयरनेस ना हो। आजकल की जो जनरेशन है वो आई थिंक उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को थोड़ा सीरियसली ज़्यादा लेती है। बट यू डोंट यू थिंक कि ये थोड़ा स्टाइल स्टेटमेंट ज़्यादा है एज़ कंपेयर्ड टू आपका जो रियलिस्टिक थॉट है? नहीं, कुछ लोगों को तो वाक़ई में ज़रूरत है, जी। तो उनको अगर इस तरह की हेल्प लेनी है, तो लेनी भी चाहिए। कुछ हद तक आप भी सही कह रहे हैं कि वो भेड़-चाल कि भई हाँ, कि हमारा मेरा दो हम ब्रेकअप हो हाँ, गया तो ब्रेकअप मुझे हो गया तो नहीं, ब्रेकअप इज़ ऑल्सो अ सीरियस इवेंट, लेकिन हाँ, अब वो कितना सीरियस है, आप वाक़ई में इसलिए जा रहे हैं कि यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ अ मेंटल हेल्थ इश्यू, या दुनिया को बताने जा रहे हैं कि भाई मैं इतना सैड हूँ, इतनी मेरे साथ सदमा हुआ है कि देखो बिना मेंटल हेल्थ हेल्प लिए मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। हुँ। तो आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम हुँ। डू यू थिंक इज़ द मेन इश्यू कि आदमी को खुद पहचानने में समय लगता है कि हाँ, मुझे साइकियाट्रिक हेल्प की ज़रूरत है? देखिए है क्या कि अभी भी हुँ, इवन इन 26 हुँ, रूरल में तो ज़्यादा, हुँ, अर्बन में कम, हुँ, लेकिन अभी भी क्योंकि मेंटल हेल्थ जो इशू है वो टेंजिबल नहीं है। हाँ, टेंजिबल मतलब जैसे हम बुखार है तो हम हाँ, छू के बताएंगे भैया बुखार हो गया, हुँ, आंख पे पट्टी लगी तो कहेंगे अच्छा अच्छा भाई साहब आपको कैटरेक्ट हुआ है, हुँ, ऑपरेट करा है आपने, या हमारा पैर टूट गया तो प्लास्टर बंधा हुआ है, तो कुछ ना कुछ टेंजिबल दिखता है। तो हुँ, फिजिकल हेल्थ को लेकर के, फिजिकल प्रॉब्लम्स को लेके हमारे अंदर एक नेचुरल चिंता होती है कि भाई हाँ कुछ समस्या है। हाँ, लेकिन अब क्या है कि मेंटल हेल्थ बहुत इनटेंजिबल है। हुँ, आप सिर्फ विचारों में उसको बता सकते हैं कि मुझे भूख नहीं लगती, हुँ, मेरा मन उदास रहता है, और मेरा मन टूटा-टूटा रहता है, मैं हताशा में हूँ, मैं निराशा में हूँ, हुँ, या इस तरह के और सिम्पटम्स की मुझे बहुत घबराहट होती है, मुझे लगता है हुँ, मेरा कोई पीछा कर रहा है, मुझे लगता है मेरे बारे में लोग जान जाते हैं। तो हुँ, इस तरह की बातें जब आप इवन इन द एजुकेटेड क्लास, जहाँ पे कभी भी मेंटल हेल्थ इश्यू किसी ने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करी हो, हुँ, उनके लिए भी लगता है यार ये कुछ पैरानॉर्मल टाइप की चीज़ है, ये कोई बीमारी नहीं है, हुँ, या तो ये नाटक कर रहा है। जैसा कि पेरेंट्स कहते हैं कि भई हाँ, हमारे हाँ। ज़माने में तो कोई मेंटल हेल्थ नहीं होता था, हम तो डिप्रेशन में यस, कभी नहीं यस, गए यस, यस। और ये तुम डिप्रेशन डिप्रेशन में हो। डिप्रेशन उस वक़्त भी था। हाँ, प्रोबब्ली इतना अवेयरनेस नहीं थी हुँ, कि लोग उसको बोल पाएँ या लोग उसको समझ पाएँ। इस वजह से मैं अभी भी देखता हूँ कि क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हुँ, मेंटल हेल्थ के सिम्पटम्स या फीचर्स जो हैं, वो टेंजिबल नहीं है, आप उसको पकड़ नहीं सकते। हुँ, इस वजह से लोग अभी भी बहुत सीरियस नहीं हैं मेंटल हेल्थ हुँ, इश्यूज़ को लेके, ऑल्दो पहले से बहुत फ़र्क आया है। हुँ। इस वजह से अभी भी जागरूकता पे, अवेयरनेस पे बहुत काम करने की आवश्यकता है। एक और सवाल मैं इसमें पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है क्या सरकार या गवर्नमेंट की तरफ से इस पे कुछ फ़ोकस है? अ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स चलाती है, जी। और नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चल ही रहा है। हुँ, हुँ। उसके माध्यम से हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट रखते हैं, एक साइकियाट्रिस्ट रखते हैं, जो इस तरह के पेशेंट्स देखता है। वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करे जाते हैं, पैम्फलेट्स के फॉर्म में और नुक्कड़ नाटक के फॉर्म में। तो सरकार अपनी तरफ से कर रही है, पर मेरे ख्याल से और अवेयरनेस की ज़रूरत है। और एज़ एन इंडिविजुअल जैसे मैं काफ़ी समय से सोशल मीडिया पे इस विषय पे बोलता रहता हूँ, तो इस तरह के और हाँ। चैनल्स की और प्लेटफ़ॉर्म्स की आवश्यकता है। वैसे मैं देख रहा हूँ कि इधर इंस्टाग्राम पे बहुत लोग आ गए हैं, हुँ, जो हुँ। मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं, तो अच्छा हो रहा है, अच्छी हाँ, इस बात है। पे कन्वर्सेशन ज़रूरी है, हुँ, हुँ। बात करना ज़रूरी है। तो इस पे एक और चीज़ है जैसे अभी आपने कहा कि प्रोग्राम्स इस पे चल रहे हैं, तो हमें भी मेरे ख़्याल से मुझे लगता है कि ज़रूरत है कि जैसे हम बाकी नॉर्मल डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फिज़िशियंस के पास जाते हैं, उसी तरह से मेंटल हेल्थ हो तो हम बाकी आपके साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाना थोड़ा नॉर्मलाइज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। हुँ। नॉर्मलाइज़ करने की ज़रूरत है और दूसरी चीज़ तो जब कोई पहली बार आपके पास थेरेपी के लिए आता है, ऐसे इन सेशन आता है, हुँ। तो काफ़ी हेज़िटेंट रहते होंगे, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहता है? देखिए, एक तो बड़ा एक अजीब-सी बात है, और क्योंकि जैसा मैंने बताया हुँ, कि दिखता तो है नहीं, अगर आपने किसी को हाँ, बताया कि मैं उदास हूँ, तो हुँ, आप बस उसकी बात फेस वैल्यू पे लेके एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो कई बार जब वो अपने फैमिली में अपनी समस्याओं को बताता है हुँ, या बताती है,
तो कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ चलो भाई एक बार दिखा लेते हैं, नहीं तो अधिकतर लोग बहुत लेट पहुंचते हैं। रूरल एरियाज में तो काफ़ी दिन ये फेथ हीलर्स के पास जाते हैं, ये बाबा भभूत और झाड़ू और फूंक और ताबीज़ और पानी ये सब चलता रहता है। हाँ। ये जब 2-4 साल चल जाता है उसके बाद कोई रेफरेंस दे दिया किसी ने कि किसी का पड़ोसी घर में था और जब या तक कोई रिलेटिव बहुत था। एक्सट्रीम बिहेवियर ना हो तब तक कोई नहीं जाता है। एक्सट्रीम बिहेवियर भी ना हो, और अगर एक्सट्रीम बिहेवियर नहीं भी है तो कई साल तो रूरल एरियाज में ये सब चलता है, समय बहुत खराब होता है। फिर कभी किसी ने बताया कि भैया इनको समस्या है मानसिक, उसको भी इसलिए पता होता है कि उसके परिवार में इस तरह की समस्या वो देख चुका है, तो उसको अच्छा। लगता है कि यार नहीं ये गलत जा रहे हैं, इनको ना ही शुड बी सेंट टू अ साइकाइट्रिस्ट। तो वो रेफरेंस के तौर पे आता है, वो भी वो आता है जो लकी होता है कि उसको कोई देख लेता है, जिसको पता होता है कि मानसिक रोग कैसा होता है। नहीं तो ऐसे कितने लोग हैं जो बेचारे जीवन काट देते हैं मानसिक रोगों में, और वो कभी भी किसी भी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंच ही नहीं पाते। हम बात करते हैं जेंडर स्पेसिफिक या एज ग्रुप स्पेसिफिक। तो हम बहुत हद तक देखते हैं कि हम महिलाओं की बात करते हैं, बुजुर्गों की बात करते हैं, बच्चों में बात करते हैं। बच्चों में आजकल खासकर इस चीज़ की चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, पेरेंट्स बहुत अवेयर हो रहे हैं इस चीज़ों के लिए। बट हम मिड 30s और 40s मेन की बात नहीं करते हैं। तो कहाँ तक आपको लगता है कि इसकी भी बात करने की ज़रूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी पूरे समाज में, चाहे वो हाँ। हिंदुस्तान में हो चाहे बाहर हो, बुजुर्गों की लोग बात करते हैं, बच्चों की लोग बात करते हैं, पेरेंटिंग बात होती है, ओल्ड एज सेंटर्स खुले हुए हैं, बुजुर्गों पर बड़ा काम हो रहा है, महिलाओं पे तो होता ही है काम जी। लेकिन ये जो अडल्ट मिडिल एज मेन हैं, इनके ऊपर बहुत विशेष काम नहीं होता। दे हैव देयर ओन स्ट्रेसर्स, उनके अपने समस्याएं हैं, और उन समस्याओं पे अब कुछ बात होती है लेकिन बहुत विशेष बात नहीं होती, क्योंकि पुरुषों पे या पुरुषों की समस्याओं पे बात करके बहुत ट्रैक्शन नहीं मिलता। जी, सही बात। जब बुजुर्ग की बात होती है तो ये कहा जाएगा कि भैया ये लड़का देखो जो है बिल्कुल श्रवण कुमार है, ये अपने पिता माता की बड़ी सेवा कर रहा है। जब बच्चों की बात होगी तो कितना कंसर्न्ड पेरेंट है, और महिलाओं की बात होगी तो भाई कितना सामाजिक व्यक्ति है, ये महिलाओं के प्रति इसका कितना सम्मान है। तो ये भले वो अपने व्यक्तिगत इमेज पॉलिशिंग के लिए करते हों, लेकिन इन पे थोड़ा बहुत काम होता भी है और बहुत कुछ बात होती है। लेकिन मिडिल एज मैन पे बिल्कुल बात नहीं होती, क्योंकि वो ट्रैक्शन नहीं लाता। अगर आप मिडिल एज मैन की बात करेंगे तो उसके व्यूअर्स बहुत कम हैं, और जैसा आप जानते हैं कि बात उसी करी जाती है जो बिक रहा है, जिसके व्यूअर्स हैं, जिसको थम्स अप मिलता है, यही कारण है। लेकिन मेन मेंटल हेल्थ पे बात करने की, काम करने की बहुत आवश्यकता है, बहुत शॉर्टकमिंग्स हैं और बहुत नीडी हैं ये लोग। तो क्या मिड एज मेन आपके पास आते हैं ऐसे अर्ली 30s और 40s में विद मैरिटल क्राइसिस या स्ट्रेस इस तरह का हो, या अंदर दबी हुई से उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो जिसकी वजह से उनको मेंटल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज हो रहे हों? उनकी बात सुननी पड़ती है। पहली बात तो मैं बताऊं कि इस तरह के लोग अभी भी बहुत कम आते हैं, बहुत विशेष नहीं आते, क्योंकि पुरुषों को लगता है कि फैमिली को सपोर्ट करना और फैमिली के लिए अर्न करना इन स्पाइट ऑफ वट एवर स्ट्रेस दे आर गोइंग थ्रू इज अ मॉरल ऑब्लिगेशन, तो करना ही करना है। तो उनको कितना भी स्ट्रेस हो जाए, उनको ये महसूस ही नहीं होता कि उनको स्ट्रेस हो रहा है। वो इसको स्ट्रेस समझते नहीं, वो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। लेकिन अब अवेयरनेस हो रही है तो कुछ लोग ज़रूर आके इस पे वोकली बहुत ओपनली बात करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। हाँ, ये अवेयरनेस, यहाँ पे भी अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि उनको बताना है कि भैया ये जो तुम्हारे साथ समस्याएं हो रही हैं, जिसको तुम समझ रहे हो कि ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, मैं तो घर का जिम्मेदार व्यक्ति हूँ और मैं बड़ा हूँ, आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। ये आवश्यक है, बिल्कुल ज़रूरी बात है, बट इट शुड नॉट बी डन एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन हेल्थ, और वो समझ नहीं पाते। वही है, वो जिम्मेदारियों और स्ट्रेस के बीच में कहीं दबे रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास कोई इस तरह का केस आया है जिसके बारे में अगर आप बता सकते हो जो बहुत यूनिक रहा हो, या जैसा होता नहीं कोई केस आपके साथ आता है जो आपके ऊपर भी छाप छोड़ जाता है कि ऐसा कोई रिगार्डिंग यूनिक? मेंटल हेल्थ, हाँ, मेंटल हेल्थ। देखिए अब जो बहुत कंसर्निंग चीज़ है कि हो सकता है मेरी ये बात लोगों को लगे कि भाई डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहे हैं, बट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात समझने की ये है कि अल्टीमेटली हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं,
और ह्यूमन बींग्स के पहले हम एक एनिमल है। अब ये एनिमल के कुछ एनिमल इंस्टिंक्ट्स होते हैं। मेल अलग तरीके से बना है, फीमेल अलग तरीके से बनी है। अगर हम एक दूसरे के रिक्वायरमेंट्स को, उनके उनके बेसिक को रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो मेन एज वेल एज विमेन, दे बोथ विल फील लेफ्ट आउट एंड दे बोथ विल फील अनहैप्पी, सैड, अनप्लेजेंट, डिजेक्टेड। अब यहां पे चूंकि मेन मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो अब वोकली बोलने लगे हैं मेन कि भाई पुरुष को, अब मैं देख रहा हूं क्योंकि मेरा अनुभव है, मैं लोगों से बात करता हूं, दे आर डिनाइड ऑफ इंटिमेसी एंड दे आर डिनाइड ऑफ फीमेल टच, इवन इन द फैमिली, इवन बाय देयर वाइफ। और जैसा मैंने बताया एक शुरुआत में कि हम लोग बेसिकली एनिमल्स हैं। सो फॉर अ मैन टू बी हैप्पी इन हिज लाइफ, अब मुझे नहीं पता आपके ऑडियंस इस बात को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, to make a man happy, you need to give him good food and good sex. True. If you are unable to give that, तो इन जो पुरुष है वो आपसे हो सकता है सीधे तौर पे ना कहे, but he will not be feeling happy in the marriage. अब आप इस फीमेल काउंटर पार्ट पे आए, अगर आप महिला को सम्मान नहीं देंगे, ठीक है, महिला को वो उस जगह पे नहीं बैठाएंगे जहां पे उसको फील हो कि शी इज द क्वीन ऑफ द फैमिली, तो वो कहीं ना कहीं महिला को ठेस पहुंचेगी। तो इस बात पे तो बड़ी बातें हो रही हैं कि महिला का सम्मान करिए, महिला शुड बी मेड एज इफ शी इज अ क्वीन। महिला कई मूवीज बन चुकी हैं इस पे, पर इस पे कोई बात नहीं करता कि व्हाट एक्चुअली अ मैन वांट। आदमी की कोई बात नहीं कर रहा, वो कोई सब बात नहीं करता। सारे कन्वर्सेशन में लेफ्ट आउट है। और हमारी सोसाइटी ऐसी है कि जहाँ पे आप जबकि वी आर नाउ, आई थिंक सो, वी हैव क्रॉस चाइना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, कि यहाँ पे चाइना को क्रॉस कर दिया पॉपुलेशन पे, लेकिन हम सेक्सुअल नीड्स पे बात करने से अभी भी कतराते हैं और इस बात को ओपनली नहीं कहते कि भाई उस जो मैन है उसकी साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है, ऊपर वाले ने ऐसी डिजाइन करी है कि दैट मैन विल बी हैप्पी इफ ही इज गेटिंग गुड इंटिमेसी एंड गुड फूड, दैट इज स्पिरिट। ओके, आपको लगता है कि कुछ इसकी वजह से क्रिमिनल एक्टिविटीज भी बढ़ती हैं, आजकल रेप के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, तो डू यू थिंक दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ नॉट गेटिंग नहीं, दिस? रेप मैरिज में तो रेप क्यों होगा? वैसे होते हैं, मैरिटल रेप के केसेस आते हैं, बट आई हैव नो आइडिया कि इसके इसमें बियॉन्ड कितने भी रियल होते हैं। आपका जो फ्रस्ट्रेशन है जब वो क्रीप इन करता है, तो डज इट लीड टू क्रिमिनल इट एक्टिविटी? डजंट लीड टू रेप, एटलीस्ट जितना मेरा अनुभव है इन दी फैमिली, और अगर होता होगा तो होता होगा क्योंकि काफी केसेस फेक होते हैं, बट डेफिनेटली इट लीड्स टू स्पॉइल्ड मैरिटल लाइफ, फ्रस्ट्रेशंस, एंड इट लीड्स टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अच्छा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो हो जाता है, दैट लीड टू अदर थिंग, जैसे दैट लीड्स टू अदर थिंग्स। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो हो जाता है, चाहे पत्नी का हो चाहे पुरुष का हो, लेकिन लोग इस बात में जानने को या इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि चाहे वो पुरुष की तरफ से हो चाहे महिला की तरफ से हो, कि यू आर अनएबल टू मीट द नीड्स ऑफ योर पार्टनर। योर पार्टनर वाज एक्चुअली वांटिंग टू हैव अ लॉयल रिलेशनशिप विद यू, लेकिन आप उसकी, जो कि एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है मैरिज का, आप उसको वो इंटीमेसी नहीं दे पा रहे। तो मैं नहीं कहूंगा कि भाई वो इंसान, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कि भाई किसी को खोजने निकल जाता है कि हम जा रहे हैं उसको खोज के किसी को अपना एक नया पार्टनर बनाएंगे, but during the process, maybe during the job or maybe during some colony या कुछ इस तरह की events हों, you start getting attracted towards a man or a woman, and that leads एक वीक मोमेंट में आप yeah, चल जाते हैं, which you called it weak moment नहीं, I would not call that weak moment, that is deprivation of love, deprivation of not only physical love, that's actually a better term to put it up, deprivation of emotional love, support, care, concern। सिर्फ यहाँ मैं इंटीमेसी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपकी, अगर इफ यू आर वर्किंग वाइफ, सो आप अपनी वर्किंग वाइफ जो आ रही है जॉब से, उसको आप कैसे वेलकम कर रहे हैं, ठीक है? या आपका अगर हस्बैंड है, वो जो अगर आ रहा है घर पे, एंड इफ यू आर नॉट वर्किंग, तो आप उसको वेलकम कैसे कर रहे हैं? व्हाट कंसर्न यू आर शोइंग, बोथ फ्रॉम मेन एज वेल एज वुमेन, दैट दीज स्मॉल थिंग्स दे एक्चुअली क्रिएट अ काइंड ऑफ लव
and that love leads to intimacy, all those things. So it is not only about intimacy. The love encaptures both physical as well as emotional needs. ट्रू। महत्वपूर्ण बात है, जैसे मैं कई सारे लोगों से मिलता हूँ तो वो लोग को अलग-अलग तरह की परेशानियाँ होती हैं, समस्याएँ होती हैं, तो वो कन्फ्यूज़ से लगते हैं कि हम क्या साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ। तो एक क्या डिफरेंट है, इसमें कुछ फ़र्क है दोनों में? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपने पूछा है, और ये मैं भी मुझसे भी लोग आके कंसल्टेशन जब लेते हैं, सामने बैठते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब आ तो गए हैं, बस ये बताइए कि आप साइकियाट्रिस्ट हैं कि साइकोलॉजिस्ट हैं? तो मैं कहता हूँ भाई, बाहर मेरी डिग्री लगी है, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट। तो ये बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन है। तो फ़र्क क्या है दोनों फ़र्क में? ये है कि देखिए, जो साइकियाट्रिस्ट होता है वो प्रॉपर डॉक्टर होता है, उसने एमबीबीएस करा होता है, उसके बाद उसने मेंटल हेल्थ में एमडी करी होती है, जिसको हम लोग एमडी साइकियाट्री कहते हैं, where we are more focused on treating patients by medication. ओके। कि भाई कभी कभी मानसिक समस्याएं इतनी गंभीर होती हैं कि आप उनको बातचीत से, जो कि साइकोलॉजिस्ट करता है, टॉक थेरेपी से आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते। अगर ट्रीट करना भी है तो पहले दवाइयों के माध्यम से उसके सिम्टम्स को सिवियर से माइल्ड या मॉडरेट लेवल पे लाएं, और फिर जब आप को लगे कि हाँ अब व्यक्ति काफ़ी हद तक बेहतर है और दवाइयाँ आप इसकी कम कर सकते हैं, एंड नाउ ही नीड्स दी हेल्प, नाउ दी ही नीड्स हैंड होल्डिंग ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट, जो कि बातों से, अपने विचारों से के माध्यम से उसको नियर नॉर्मल ला सकता है, और बाद में हम इसकी दवाइयों को प्रयास कर सकते हैं कम करें। तो ये एक साइकाइट्रिस्ट करता है। वी बेसिकली ट्रीट मेंटल इलनेस बाय मेडिकेशन। और जो साइकोलॉजिस्ट होता है, जैसे मैंने बताया अभी, वो उसकी कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं होती है, वो एमए साइकोलॉजी या पोस्ट ग्रेजुएट क्लिनिकल साइकोलॉजी में होता है, और दे एक्चुअली आर डीलिंग विद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स थ्रू टॉक थेरेपी, जो कि सबसे पॉपुलर आजकल है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जहाँ पे वो बातचीत के माध्यम से और आपकी थॉट प्रोसेस में जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए वो आपको टिप्स देते हैं, वो आपको बताते हैं कि हाउ शुड यू लीड योर लाइफ, व्हाट शुड बी योर थिंकिंग मेथड। तो वो आपको बेसिकली नॉन मेडिकल, नॉन ड्रग अप्रोच से आपको ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो ये अंतर है दोनों में। एक दवाइयों के माध्यम से ठीक करता है साइकाइट्रिस्ट, एक टॉक थेरेपी के माध्यम से ठीक करता है वो साइकोलॉजिस्ट होता है। सूर्या, आपने जो है सूर्या ना, हाँ मैं सूर्या, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट, इससे मुझे एक चीज़ और याद आई, जो कि मैं अक्सर देखता हूँ कि पेरेंट्स में और फैमिली मेम्बर्स में और पेशेंट्स में कन्फ्यूजन होता है कि भाई साइकियाट्रिस्ट, न्यूरोफिजिशियन और न्यूरोसर्जन में क्या अंतर है। तो जब भी आपको कोई समस्या हो रही है कि यहाँ पे कहीं चोट लग गई है, कोई हैमरेज हो गया है या ट्रॉमा हो गया है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है और आपके सर के अंदर इंजरी है, तो वहाँ पे जब कोई ऐसा कोई अंदर ट्यूमर है जहाँ पे ऑपरेशनल प्रोसीजर ज़रूरत है कि भाई सर के अंदर ऑपरेट करना है, तो वहाँ न्यूरो सर्जन की आवश्यकता होती है। लेकिन जब कोई ऐसी समस्या है जहाँ न्यूरो सर्जरी की या सर्जन के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, कुछ ना कुछ आपकी ब्रेन में ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि जिस वजह से आपकी नर्व एंडिंग्स में प्रॉब्लम है और आपका बैलेंस या आपके जो बॉडी फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं, लेकिन सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, दैट कैन बी मैनेज्ड बाय मेडिसिन। तो वहाँ पे न्यूरो फिजिशियन की ज़रूरत है जी। लेकिन जब ना कोई ट्रॉमा होता है या कोई अंदर इस तरह की प्रॉब्लम होती है जिससे आपकी बॉडी मूवमेंट्स की में प्रॉब्लम हो, लेकिन समस्या विचारों के स्तर पे हो कि विचार कि मुझे जो है बहुत मेरा मन दुखी रहता है, उदास रहता है, मेरा कोई पीछा कर रहा है, मुझे लाइफ में मेरा कॉन्फिडेंस गिर गया है। तो जब विचारों के स्तर पर समस्या होती है तो वहाँ जो डॉक्टर चाहिए होता है वो साइकियाट्रिस्ट होता है। इसलिए आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं ये चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें और अपने पेशेंट को करेक्ट डॉक्टर के पास ले जाएं। ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई, क्योंकि लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि समय आपको जाना किसके पास है। बिल्कुल आपको जिस तरह की समस्या है उसको आइडेंटिफाई करना, सही आदमी, सही डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है।
इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है कि जैसे कि साइकोलॉजिस्ट हैं, अब कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो मेडिकल कॉलेजेस हैं या ऐसे भी नॉर्मल कॉलेज हैं जो आपको इसकी ट्रेनिंग और डिग्रीज देते हैं, सिंस इट्स एन आर्ट्स डिग्री एमए के ऊपर और उसके ऊपर आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं। तो डू यू थिंक कि कुछ सब स्टैंडर्ड मार्केट में क्रिएट होता है जहाँ पर लोग rather than going clinically approved psychologist, they go to a therapy session which is not that good? इस तरह के कुछ इश्यूज आते हैं? भैया बहुत बड़ा तुमने और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। हम्म। इसका सबसे बड़ा बर्बाद मार्केट है सोशल मीडिया पे। जी। एवरी थर्ड पर्सन नाउ इज अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। यस। $26 की एक डिग्री लेता है वो, ठीक हम्म। है। उससे वहां पे उसको ईमेल के माध्यम से एक सर्टिफिकेट मिल जाता है और वो शुरू हो जाता है। उससे अगर आप बात करेंगे और $26 में कोर्स करता है और अपने एक सेशन का कम से कम 5,000 रुपये लेता है, ठीक है। और लोग दे रहे हैं भाई, इतनी बड़ी जनसंख्या है, लोग दे रहे हैं। तो वो और आप उनसे बात करेंगे, सो दे हैव नथिंग टू टेल यू। वो आपको वही बात बताएंगे जो आपकी मौसी, आपकी बुआ, आपकी चाची, आपकी नानी, आपकी माँ रोजमर्रा आपको बताते हैं। नथिंग स्पेशल। वही ज्ञान जो आपके पिताजी हाँ, आपको समझाते थे वही वो वही। समझा रहे। तो ऐसा नहीं है कि जो ट्रेंड और अप्रूव्ड साइकोलॉजिस्ट है वो डेफिनेटली आपको उन मेथड्स से इंट्रोड्यूस कराएगा, वो डेफिनेटली आपको वो टिप्स देगा जो आपके लिए एक वाव एक्सपीरियंस होगा और आप कहेंगे हाँ भाई इससे तो मुझे बड़ा लाभ हुआ है। लेकिन जब आप इन सो कॉल्ड, आजकल जो भेड़ चाल की तरह हर तीसरा आदमी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट बना हुआ है, उनसे बात करेंगे तो यू विल नॉट फील एनीथिंग एक्साइटिंग, आपको कुछ पता नहीं लगेगा। तो डेफिनेटली मैं हर व्यक्ति से कहूंगा कि भैया किसी भी हेल्प को लेने के लिए, इवन इफ यू आर गोइंग टू मेक अ हाउस, मीट अ आर्किटेक्ट हु इज एटलीस्ट मास्टर्स इन आर्किटेक्चर। तो कम से कम उसने पढ़ा लिखा हो, उसको उस चीज में ट्रेंड हो। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आप जिससे हेल्प ले रहे हैं वो वाकई में उसमें ट्रेंड है कि नहीं। ये ऐसा ही है, आर्किटेक्ट की जगह मिस्त्री से काम चला लिया, हाँ जब घर तो हाँ बन ही हाँ, गया। ये नहीं कि आपने देखा इंस्टाग्राम पे कि भैया इसके जो है 500,000 फॉलोअर्स हैं और वो मेंटल हेल्थ की वही बातें कर रहा है, उसने 4-6 सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ ली हैं, हर पैराग्राफ को उठा के उसने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसकी खुद मेंटल हेल्थ हिली हुई है, लेकिन वो आपको वही नानी और चाची और मौसी वाली कहानियां सुना सुना के वो पैसे ले रहा है आपसे। तो ऐसे लोगों से बचें। बिल्कुल, ये बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि इस समय बहुत बड़ा बहुत बहुत इंस्टाग्राम बड़ा, पे फ्रॉड फैला हुआ है, जहाँ बहुत पर आपके पास बल्क में मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट और बहुत इन्फ्लुएंसर्स आ गए बहुत। हैं, जो आपको वही बातें बताते हैं जो आपके आसपास के लोग आपसे कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि हाँ। उनके पास फॉलोअर्स ज़्यादा हैं इसलिए आप उनको मानते हैं। हम्म, तो आइडेंटिफाई करना मेरे ख्याल से इसका ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोग अगले इस पे बात पे आते हैं कि क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स को इनको ज़्यादातर जेन ज़ी फॉलो करता है, हमारी नई जनरेशन फॉलो करती है, जो आपके स्नैपचैट्स और रेडिट और आपका इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो यंग अडल्ट्स हैं, जो इस तरह की चीज़ों से गुजर रहे हैं और इधर उधर से मदद ढूंढ रहे हैं? अब मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हम्म। आई माइट बी रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग, कि जब मैं बड़ा हो रहा था इन 90s, तो मेरे पास कोई भी कंपैरेटिव मॉडल नहीं था। मेरे पास कंपैरेटिव मॉडल के नाम पे वो लड़के थे जो मेरे मोहल्ले में मेरे साथ खेलते थे और मेरे स्कूलमेट्स थे। मेरे पास कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि मैं सोशल मीडिया खोलता और और पता मुझे लग जाता दिखता कि कि क्या हो भाई रहा है, मेरी उम्र का आदमी क्या ढूंढ 2 रहा है। मिलियन फॉलोअर लेके बैठा हुआ है। तो पहले जो हमारे बड़े बताते थे हमको कि यार मेहनत करो, हैव पेशेंस, हैव कंसिस्टेंसी एंड यू विल रीच योर सक्सेस। अब क्या है कि चूंकि मार्केट में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि हो सकता है भाई 20-21 साल में, 22 साल में उनके वो मार्केट के उस नीश को पकड़ के उनके फॉलोअर्स बन गए हों, बट दे समहाउ गिव अ रॉन्ग मैसेज टू लॉट ऑफ यंग पीपल कि सक्सेस इज वेरी इजी। क्योंकि जब एज अ पेरेंट हम अपने बच्चों से बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई सक्सेस में टाइम लगेगा, लेकिन हमारा पुत्र या हमारी पुत्री पलट के कहता है कि नहीं पिताजी आप गलत हैं, ये देखिए वो तो इन डॉली भाई साहब चाय को वाला को देखिए, देख रहा है जो एकदम हाँ, से इन चाय भाई बेचते हुए साहब को हिट हो देखिए, गया। ये जो है मेरे से भी 1 साल छोटे हैं और इनके पास 1.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो कैलकुलेट करके बताता है कि इस वक्त इसको महीने के 5 लाख रुपए मिल जाते हैं। हाँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वी टेलिंग देम दैट सक्सेस नीड्स पेशेंस एंड टाइम,
वो उनको लगता है कि चूरन है, क्योंकि ये तो बंदा इतने मिलियन फॉलोअर्स लेके बैठा हुआ है। तो अब फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, आई डोंट से एवरीवन, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ यंग जनरेशन, for them achieving success is very easy. They feel that it is very easy. लेकिन होता ऐसा है नहीं। सक्सेस के लिए जिसने 1.9 या 2 मिलियन फॉलोअर अर्जित भी किए हैं, मैंने कहा आप नेचुरली करें या जेन्युइनली करें, तो उसने भी उसके लिए 6-7-8 साल काम किया है। ऐसे नहीं हो गए, वो भले आपकी एज का हो, लेकिन वो हो सकता है उसने पहले से स्टार्ट किया हो। तो दिस प्रोग्रेस हैज टेकन टाइम, पर वो उस प्रोग्रेस के पीछे जो टाइम है उसको आजकल यंग जनरेशन नहीं देखना चाहती। उसको लगता है कि बस मैं भी इसी उम्र का हूँ, मेरे पास भी इतने फॉलोअर हो सकते हैं, आई कैन मेक इट टू दिस पॉइंट इन एनी टाइम। और फिर जब रियलिटी से उनका सामना होता है, जब फेलियर सामने आता है, तो दे कैन नॉट एक्सेप्ट द फेलियर, एंड समहाउ दिस गैप, कि उनको लगता है कि वो अपने एक हम उम्र इन्फ्लुएंसर तरह वो भी कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं, और जब कर नहीं पाते तो फ्रस्ट्रेशन क्रीप्स इन। और चूंकि आजकल बहुत चीज़ों से अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं, तो जब आप कंपेयर कर सकते हैं तो ऑलवेज कंपैरिजन लीड्स टू कैजुअलिटी। एक कहावत है, कंपैरिजन लीड्स टू कैजुअलिटी। तो कैजुअलिटी होती है, उसके बाद उनको दुनिया भर की नींद नहीं आती है, और डिप्रेस रहते हैं, डल रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो इस वक्त यंग जनरेशन में जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कारण जो है, जो उनकी मेंटल हेल्थ हिली हुई है, कि दे आर ऑलवेज इन अ कंपेरेटिव माइंडसेट। हर वक्त अपनी तुलना करते रहते हैं, और चाहते हैं हमको भी बस 20-22-24 साल की उम्र पे मैं जैसे ही कॉलेज से निकलूं तो एक भाई साहब कॉलेज के बाहर खड़े हों कि भैया आइए आइए आइए, ये मर्सिडीज बेंज आपके लिए खड़ी है, और ये 4 बेडरूम का फ्लैट आपके लिए है, बस आपका इंतजार था, आपको ही आना था यहाँ पे। सो दे फाइंड सक्सेस इज वेरी इजी, विच इज नॉट। आज तो कॉलेज तो बहुत दूर की बात है, आजकल स्कूल में भी बच्चे जो हैं वो अलग तरह का स्ट्रेस झेलते हैं, इस तरह का पेयर प्रेशर झेलते हैं कि आपको मोबाइल लेके जाना है, रील्स बनाना है। मेरे एक, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे एक कजिन का लड़का तो मुझसे कहता है कि वो भी काफ़ी बड़ा है, मुझसे कहता है, एंड दिस इज़ अ मतलब अभी साल भर पहले की बात है, मैं उसको ये समझा रहा था, ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो सेकेंड अटेम्प्ट में उसका नहीं हुआ, ही वॉज वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। तो उसको बातें कर रहा था उससे, मेरे कज़न ने कहा यार उससे कुछ बात करो, उसका मन थोड़ा हल्का करो। तो इन्हीं बातों में उसने मुझसे कहा कि आपकी जनरेशन जो थी वो स्लो गेटर थी, स्लो गेटर, वी आर गो गेटर्स। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो समझ। इस तरह की मानसिकता जो इन बच्चों में है कि हमको वो कहते हैं स्लो गेटर और अपने को कहते हैं गो गेटर। तो वो गो गेटर बोलते वक्त उनके अंदर एक चमक होती चेहरे पे, वो हमको बेवकूफ समझते हैं और हमको कहते हैं नहीं, आपका जो मेथड है कि सक्सेस टेक्स टाइम, सक्सेस टेक्स लॉट ऑफ पेशेंस, ये गलत है। आप लोग स्लो गेटर हैं, हम लोग गो गेटर हैं, और फिर कुछ होता नहीं है और फिर दिक्कत होती है। वो वही है कि एक से पिछली जनरेशन जो है वो दूसरे को बेवकूफ समझती है। यस यस यस, एब्सोल्युटली। आज जो हम हैं, हमारे पिताजी हमारे लिए ऐसे थे, उनके दादा उनके पिताजी ऐसे थे कि उनको लगा नहीं हम बेहतर हैं। यार वो तो जनरेशनल फर्क है, और ये मेरे ख्याल से आगे चलता रहेगा, क्योंकि आगे वाली जनरेशन जो है वो और ज़्यादा चीज़ें डिमांड करेगी, जैसे कि हम हैं। जैसे कि हम लोग गली में क्रिकेट खेल के ही खुश हो जाते थे, लेकिन आजकल की जनरेशन के लिए वो खुशी नहीं है, उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उनको वैलिडेशन चाहिए इंस्टाग्राम पे। वैलिडेशन, यस ठीक है, यस। दे सीक वैलिडेशन इन एवरीथिंग। तो ये तो एक अलग तरह वैलिडेशन की का बहुत बड़ा कारण है हुँ, कि कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है, कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको पता है कि वो अंदर से खोखले हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको अगर आप देख लेंगे और जब तक वो आपसे इंटरैक्ट कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि आप वाकई में एक थर्ड वर्ल्ड नेशन के बंदे हैं, और वो बंदा बस बचपन से अभी तक लंदन में रहा है। और बस आप उनसे एक गुजारिश कर लीजिए कि भैया एक काम करो, तुम यार एक फॉर्मल या इनफॉर्मल एप्लीकेशन लिख दो, एक एक और फॉर्मल एप्लीकेशन लिख दो टू द प्रिंसिपल दैट आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड माय कॉलेज फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, काइंडली अलाउ मी लीव। भैया वो एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। हाँ, ये तो मैं यंग जनरेशन को ये नहीं कह रहा सभी ऐसे हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर अनपॉलिश्ड, अनरेड, और अनफॉर्चुनेटली जिस टैलेंट को वो चाहते हैं उनके पास हो, उसके प्रति उनका कोई एफर्ट नहीं है। एक अंग्रेजी में कहावत है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो वो डिजायर तो बहुत हैं, हाँ, डिजर्व नहीं करते।
और डिजर्व ऐसे नहीं करते, उनमें बुद्धि कम है, बुद्धि बहुत है, हमसे ज्यादा बुद्धि है, लेकिन उस चीज के लिए प्रयास नहीं करते, एफर्ट नहीं करते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनको वो सब जल्दी चाहिए। यस यस एब्सोल्युटली। बट बहुत से आजकल के जनरेशन में ऐसा ही है, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन फ्लो ऐसा है कि आपकी कई जनरेशन के पास क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत है। क्लैरिटी बहुत है हाँ, भाई, क्लैरिटी इसलिए क्योंकि हर चीज आजकल तो निशेज में हो गई है। निशेज में हो गई है। हमारे टाइम में एक डॉक्टर होता था, वो हाँ। हर तरह का, अब आलम तो ये है कि देर आर सर्टेन ऑर्थोपेडिक सर्जन्स जो सिर्फ नी रिप्लेसमेंट करते हैं। हाँ। आप उनके पास हाथ तोड़वा के जाएंगे, वो जोड़ सकते हैं लेकिन जोड़ेंगे नहीं कि नहीं, हमको तो निश यही, हम इसी काम करते हैं। हाँ। तो क्लैरिटी बहुत है, सब कुछ है। मैं एग्जांपल ये दे रहा हूँ क्लैरिटी के हाँ। ऊपर, लेकिन जो जो एक एफर्ट होना चाहिए वो एफर्ट नहीं वो है उस तरह एफर्ट का। मिसिंग है। प्लानिंग बहुत है, एग्जीक्यूशन जीरो है। कमिटमेंट टू कंप्लीशन इज सक्सेस। बहुत छोटी एक जगह मैंने पढ़ा था, तो मुझे ये डेफिनेशन बहुत अच्छी लगती है। कमिटमेंट टू कंप्लीशन, कंप्लीशन ऑफ एनी टास्क विच यू हैव टेकन योर हैंड, उसकी तरफ कमिटमेंट, उसको कंप्लीशन तक ले जाना ही सक्सेस है। आपका कुछ एक किस्सा ऐसा रहा हो जो आपका इतने साल के एक्सपीरियंस में, जिसको आप शेयर करना चाहें? बहुत से किस्से हैं, पर एक किस्सा जो मुझे अक्सर याद आता है, जो कि मेरे लिए बहुत लर्निंग थी, मैंने बहुत लोगों को वो किस्सा बताया है। आजकल पिछले 6 महीने से एक सेट ऑफ फीमेल्स हैं, 2, एक उसमें जेठानी है, एक देवरानी है। दे लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, और हमारे लखनऊ में एक एरिया है चौक, वहाँ पे खत्री परिवार ज़्यादातर रहते हैं। उन खत्री परिवारों की, आई विल नॉट टेक द नेम, तो बड़ा इंटरेस्टिंग, दे कम टू मी, जो जेठानी है शी इज एब्सोल्युटली फाइन। जो डिप्रेशन में है वो देवरानी है, द यंगर वन। द एल्डर बहू इज अराउंड, शी वुड बी अराउंड 60 एंड द यंगर बहू वुड बी अराउंड 42 43। सो बिग, दोनों भाइयों में बहुत अंतर है। अब जो मजे की बात यह है, जो बड़ी लर्निंग बात है, कि जो जेठानी है, जो एल्डर वन है, उसका हस्बैंड इज डूइंग गुड इन हिज बिजनेस, सक्सेसफुल, उसका जो है चिकन का वो है बिजनेस है, एंड ही इज मेकिंग गुड मनी। बट देवरानी जो है, देवरानी का हस्बैंड इज अनसक्सेसफुल, ही इज अनएबल टू मेक मनी, एज ऑब्वियसली ही इज मेकिंग सम मनी, लेकिन अपने एल्डर ब्रदर के कंपैरिजन में जो कंपैरिजन होता है आपस में उसमें कम तो है। कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन होता है। तो छोटी वाली जो बहू है, जो देवरानी है, वो बहुत खरी खोटी सुनाती है अपने जेठ को, अपनी जेठानी को, और अपने हस्बैंड से हर वक्त कंप्लेन करती है कि यार तुम कुछ नहीं करते हो, देखो तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ पहुंच गया। और इस पूरी इक्वेशन में दिखाने कौन आ रहा है उसको? उसकी जेठानी। तो जब उन्होंने मुझे इक्वेशन बताई तो मैं 5 मिनट के हिल गया। मैंने कहा ये क्या, आई एम स्टिल इन 25 26, ये कोई आज से 100 साल पुरानी बात है। क्योंकि इट वाज रियली डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट कि वो फिर मुझसे जो बड़ी वाली है, जो जेठानी है, वो कहती है डॉक्टर साहब मैं इनको कितना समझाती हूँ, मुझे गाली देके क्या होगा, और बड़े भैया को गाली देके क्या होगा, तुम्हें किसी पैसे की जरूरत हो मुझसे लो, मैंने कहीं मना किया है? तुम टेंशन ना लिया करो, हम लोगों का एक ही सबका परिवार है। अगर बड़े भैया कमा रहे हैं तो किसके लिए कमा रहे हैं? क्या वो पैसा लेके ऊपर जाएंगे? हम ही लोगों में मिलेगा यार। तुम खुश रहो, तुम दुखी ना रहो, तुम परेशान ना रहो। मैं इसको कितना बताती हूँ, लेकिन ये हर वक्त तुलना करती रहती है, हर वक्त हैरान परेशान रहती है। जब वो मुझसे बोल रही थी तो आई वॉज शॉक्ड। मतलब मुझे लगा ये कौन भैया, कौन बैठा है, कोई भगवान का दूत वूत बैठा हुआ है कौन ये? इट वॉज एक्सट्रीमली शॉकिंग। मैं इससे पूछा कि ये तो आपको गाली देती है, लेकिन डॉक्टर साहब ये तो हमारे परिवार की हैं, ये हमारे परिवार कोई व्यक्ति जो है इस तरह दुखी रहेगा तो बताइए हम लोग कैसे खुश रहेंगे? मैं तो उसको समझाती हूँ, मैं ये भी समझती हूँ कि अगर मैं भी इसकी जगह होती तो शायद मेरे अंदर भी ईर्ष्या होती, लेकिन हमारा परिवार है, हमको सबको एक साथ रहना है, तो हम कब तक देखेंगे दुखी रहे, और हमको इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये अक्सर सुनाता हूँ किस्सा कि आई हैव नेवर सीन सच। अब आज के टाइम में ऐसे लोग नहीं मिलते। दे आर लाइक, यू कैन से, what is being said to them is not important. They have a higher objective.
तो हमारी लाइफ, हम लोग जो लोग हैं, हम लोग इन छोटी छोटी बातों में पड़े रहते हैं कि यार इसने मेरे से क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया, और मैं बुरा मान गया, मैं बुरा बुरा मान गई। लेकिन हम उसी चीज़ें फंसे फंसे अपने हायर ऑब्जेक्टिव्स को भूल जाते हैं, और बहुत समय और बहुत दिन हमारा छोटी छोटी बातों में बर्बाद हो जाता है। यहाँ पे उस महिला का हायर ऑब्जेक्टिव ये है कि शी फैमिली। हैज़ टू टेक द फैमिली टुगेदर। हम्म। ये लर्निंग है, बहुत बड़ी लर्निंग है। तो मैं उस महिला को जब भी आती है नमस्कार करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही लर्निंग है मेरे लिए, और इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और होपफुली आपका जो ऑडियंस है वो इस किस्से को सुन के कुछ सीखेगा कि हाउ टू पुट योर ऑब्जेक्टिव बियॉन्ड योर ईगो एंड बियॉन्ड दो स्मॉल थिंग्स विच सो कॉल्ड हर्ट यू। हाउ डू यू डील विद किड्स से? किड्स में इस तरह की जैसे सिचुएशन आती है आजकल, बच्चों में भी बहुत तरह की साइकेट्रिक इश्यूज रिलेटिंग टू पर्टेनिंग टू पेरेंट्स, उनके जिस तरह के सिचुएशन होते हैं, हाउस होल्ड के सिचुएशन जिस तरह से होते हैं, इस तरह की भी कुछ सिचुएशंस या केसेस आपके पास आते हैं? जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पेरेंट्स आजकल हैं वो यूजुअली वो लोग हैं जो 90s में या मिड 2000 तक, जी। मिड 2000 का मतलब है 2004-5 तक हाँ। आ, बड़े हो रहे थे, हाँ। और उनकी उस वक्त मैरिज हुई, जो आज पेरेंट्स बने हुए हैं। तो वहाँ तक क्या था कि क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत इन्फ्लुएंस नहीं था, तो पेरेंट्स जो भी उन्होंने पेरेंट ने कहा वो फतवा होता था कि भैया बोल दिया, इसको मानना पड़ेगा। अब क्या है, उस माइंडसेट को लेके हम पेरेंट बन गए, हमारी एज ग्रुप के लोग, या हमसे 2-4 साल 5 छोटे, लेकिन वो उसी माइंडसेट से आए हैं जहाँ पे पेरेंट्स वर्ड वाज द लास्ट वर्ड। तो अब लेकिन हमारे बच्चे जेनजी हैं, उनके पास बहुत चीज़ें, हमारे टाइम में सोशल मीडिया नहीं था, उनके टाइम में बहुत चीज़ें हाँ, वो इन्फ्लुएंस अपने करती स्कूल में हैं। कई तरह के परिवार देख रहे हैं, लोग एब्सोल्युटली, देख रहे हैं, सोसाइटी देख रहे हैं, अलग अलग सोशल तरह के। मीडिया उनको बहुत इन्फ्लुएंस करता है। हाँ। तो हम जब अपने बच्चे से कुछ कहते हैं तो हमारे माइंड में वही बात होती है कि माय वर्ड शुड बी लास्ट वर्ड, हाँ, कि इसको मेरी बात माननी चाहिए। माननी चाहिए। भाई हम अपने बच्चों की बात मानते हैं, हम अपने पेरेंट्स की बात मान के आए हुए हैं, तो ये मानेंगे माय वर्ड शुड बी लास्ट वर्ड। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये वो बच्चे नहीं जो हम बच्चे थे। हमारे पास इतना कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन नहीं था, इनके पास बहुत है। वो अच्छा है बुरा बात की बात है। तो अब वो हमारी बातों को काउंटर करते हैं, और आजकल जो है मुझे पर्सनली तौर पे अच्छा नहीं लगता कि माय लाइफ माय स्पेस, तो वो जो एक बहुत अ काइंड ऑफ सेल्फ सेंटर्डनेस बहुत ज़्यादा सोसाइटी में हो गई है। तो इस वजह से क्या है कि बच्चे भी उस तरह का, उनके अंदर वो पेरेंट्स को लेकर रिस्पेक्ट नहीं है, विच आई माइट बी रॉन्ग जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो हमारे अंदर अपने पेरेंट्स के प्रति थी, क्योंकि हम शायद हमारे पास उतना, हम उतने वोकल नहीं थे, हमारे पास कुछ कहने को नहीं था। इन अ वे अच्छा भी हो सकता है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि सोसाइटी बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश हो गई है। इवन दिस सेल्फ सेंटर्डनेस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन योर ओन चिल्ड्रन, और वो आप माई स्पेस और मी स्पेस कर करके वो अपने आप को एक बहुत ही डिफरेंट इंडिविजुअल आपके सामने पोर्ट्रे करते हैं। और बाहर ये, अलग तरह के होते और हैं। ये हमसे एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स को देखा कि उन्होंने जो कहा, और हमको ये ट्रस्ट था उनके वो ऊपर, पत्थर की लकीर वो हो गई पत्थर कि आके, लकीर थी। हाँ। तो दिस इज अ जनरेशन which is as a parent which is unable to accept the new way of life which is being led by the current generation. इस वजह से पेरेंट्स में और बच्चों में बहुत टसल है इस वक्त। बट जो आजकल की जनरेशन है जो जेंटल पेरेंटिंग या पेरेंट एज अ फ्रेंड तरह की चीज़ों में बिलीव करती है, यू थिंक इस पे भी फर्क पड़ता है, कुछ नेगेटिव इफेक्ट होता है इसका कि आपके बच्चे उस तरह के हार्ड नहीं होते हैं टू फेस द लाइफ? इस पे मैं यही कहूँगा कि एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस। यस। बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वैसी हार्शनेस भी नहीं होनी चाहिए तो नहीं हमने फेस करी है, वो भी नहीं हाँ। होनी चाहिए। एवरीथिंग इन बैलेंस। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ बार बार कि नाउ यू नीड टू टॉक टू योर चिल्ड्रन मोर। कन्वर्सेशन ज़रूरी है वेरी आपस में। वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी नीड टू नो कि हमारा बच्चा चाहता क्या है,
हमारे बच्चे क्या इच्छाएं, प्रॉब्ली ये हमसे किसी ने पूछा नहीं, और हमारे टाइम में किसी से कोई नहीं पूछता था, तो उस वक्त ये सोशल नॉर्म था। हाँ। लेकिन अब ये सोशल नॉर्म नहीं है। अगर हम अपने बच्चों से उस तरह बिहेव करेंगे जैसा हमारे पेरेंट्स हमसे बिहेव करते थे, तो उसके पास एक सैंपल है अपने क्लास में बच्चों का, कि वो बताने को तैयार हो जाएगा कि देखिए पिताजी, मेरे हम्म। साथ में जो बच्चे हैं इनके पेरेंट्स ओपन डिस्कशन करते हैं और आप हम्म। मुझसे नहीं करते। हमारे पास ये सैंपल नहीं था। हम्म। तो अब वी नीड टू बी मोर कंप्लायंट विद द डिमांड्स डिजायर्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। कंप्लायंट इन सेंस कि हमको समझना पड़ेगा कि उनकी आवश्यकताएं क्या है। हमारी आवश्यकताएं थी, लेकिन प्रॉब्ली हमने ना सुनाने की कोशिश करी, ना किसी सुना। तो अब हमको अपने बच्चों के हिसाब से थोड़ा अपना, एज अ पेरेंट, अपना माइंडसेट थोड़ा बदलना पड़ेगा। वी नीड टू लीव दैट माइंडसेट ऑफ आवर पेरेंट्स। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। मेरे ख्याल से आजकल बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों को समझना, एक ट्रस्ट बिल्ड करना विद योर किड्स। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अ, आगे हम बात करते हैं, एक एक मैसेज के साथ इसको एंड करते हैं कि जैसे आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी फँसे हुए हैं और किसी से अपने मन की बात नहीं कह रहे हैं, और जिनको अभी भी घबराहट होती है किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए और आइडेंटिफ़ाई करने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ है? हम्म, स्टिग्मा कह सकते हैं इसको अभी भी, बट अंदर से जो डर है, हम्म। तो उनके लिए क्या मैसेज होगा कि वो बाहर निकल के आएँ और अपनी बात कहें? भाई, ये तो अगर अपनी समस्याओं को आप जाहिर नहीं करेंगे, आप नहीं बताएंगे, तो आपकी हेल्प कैसे हो पाएगी? तो जो भी आपके अंदर कुंठाएं हैं, मैं ये नहीं कह रहा यू शुड विजिट अ थेरेपिस्ट और अ डॉक्टर। एटलीस्ट आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड में कोई ट्रस्ट वर्दी बंदा है या बंदी है, जिससे आपको लगता है कि हाँ भाई, ये मेरी बात समझेगा, उसको अपनी समस्या बताएं। और हुँ। उससे पूछें कि भाई, मैं इन समस्याओं से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, और मुझे इसमें क्या करना चाहिए। मे बी उस व्यक्ति का सजेशन आपको किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट तक ले जाए। लेकिन चुप नहीं रहना चाहिए, अपनी समस्याओं को बताना चाहिए, और अपनी समस्याओं को जाहिर करना, उसको बताना कमजोरी नहीं है। हुँ। क्योंकि कितना भी मजबूत व्यक्ति हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां, कमजोरी होती हैं। तो अपनी कमजोरी को एक्सपोज करना ये नहीं है कि आप कोई लेस व्यक्ति हैं। आप लेस नहीं है, इनफैक्ट आई वुड से कि आप करेजियस हैं, कि यू आर ओपनिंग अप विद योर प्रॉब्लम्स, एंड दैट इज द ओनली वे, जिस तरह से आप अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। हुँ। आपने अच्छी बात कही कि मदद माँगना जो है वो कमज़ोरी नहीं है, बिल्कुल वो नहीं है। साहस की निशानी है। साफ। तो एक छोटा-सा रैपिड फायर, बिल्कुल। एक बुक जो आप सबको रिकमेंड करना चाहें? बहुत लोगों को रिकमेंड करी है, मैंने उसको 3-4 बार पढ़ा है। सी यू एट द टॉप बाय जिग जिगलर। अमेज़न पे फ्रीली अवेलेबल है, मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें और उसको पढ़ें। एक ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत इंस्पायर करता है? मोदी जी मुझे लगता है अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। इनका उनका वर्किंग एथिक्स, उनकी कमिटमेंट टू कंप्लीशन, और उनका एक जो विज़न टुवर्ड्स द नेशन है, वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है, और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ओके। कॉफ़ी और टी? टी, चाय। लखनऊ की कुछ ख़ास आपको पसंद हो? लखनऊ की ख़ास शर्मा लक की चाय? शर्मा की चाय भैया, ज़बरदस्त। एक ऐसी डेली हैबिट जिसको आप कभी स्किप नहीं करते? सुबह उठ के चाय पीना। शर्मा की चाय। नहीं, शर्मा की चाय या अपने घर की चाय। अ, एक ऐसी जगह जहाँ आपको सुकून मिलता हो? मेरा चेंबर बेसमेंट, मेरे घर में बेसमेंट है, और वहाँ मेरा चेंबर है, तो वहाँ बैठ के मुझे बहुत सुकून मिलता है, वहाँ पे मैं अपनी किताबें पढ़ता हूँ। अब तक की आप अगर आपको जर्नी को एक शब्द में डिफाइन करना हो, स्टिल डिस्कवरिंग, ये भी एक वर्ड नहीं हुआ। एक वर्ड तो नहीं हुआ बट अभी आप डिस्कवर कर रहे हैं तो इट्स स्टिल ओके, डिस्कवरिंग। इट्स ओके। और अगर आप साइकियाट्रिस्ट नहीं होते तो क्या होते? शायद सॉकर प्लेयर होता, क्योंकि मैं जब व्हेन आई वाज इन माय टीन्स, तो मैं जमशेदपुर में जो टाटा फुटबॉल एकेडमी है, वहाँ तक गया था सेलेक्ट होने के लिए, हो नहीं पाया, हुँ। क्योंकि वहाँ पे पूरे देश से लड़के आते थे। तो अगर वहाँ सेलेक्ट हो जाता तो प्रोबब्ली आई वुड हैव नॉट बीन अ डॉक्टर। तो लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू डिफाइन हैप्पीनेस? हैप्पीनेस को सबसे प्यारे तरीके से डिफाइन किया है ओशो ने। व्हेन यू आर लिविंग योर लाइफ एज इफ इट्स अ सेलिब्रेशन, देन लाइफ बिकम्स हैप्पी। सेलिब्रेशन का मतलब यह है कि ऑब्वियसली हर मोमेंट आपकी लाइफ में हैप्पी नहीं होगा, खुशी नहीं होगी, बट इवन इफ यू आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम and you are celebrating the struggles and challenges, which is very easy to say than done, then life becomes happy. ये फिलॉसफी बोलना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है,
लेकिन जो लोग कर लेते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम हैप्पी रहते हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सम्यक तिवारी, थैंक यू आपसे सो मच। मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत दिस बहुत हैज़ बीन बहुत अ बहुत धन्यवाद। वंडरफुल